हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का साइंस का हमने 4th चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ऊष्मा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो एक्सरसाइज में इसके दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो इन दोनों तापमापी में आपने समानताएं भी बतानी है और अंतर भी बताना है। तो सबसे पहले समानताएं लिखते हैं। नंबर 1, दोनों कांच के बने होते हैं, तो दोनों ये कांच के बने हैं। दूसरा है दोनों में पारे का प्रयोग हो रहा है, तो पारा इसमें इस्तेमाल होता है जिससे ये तापमान बताता है। तीसरा है दोनों का प्रयोग तापमापन में होता है, दोनों का प्रयोग हम तापमान नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। तो ये समानताएं हो गई। उसके बाद अंतर, तो अंतर के लिए आपने इस तरह से एक टेबल बनाना है। एक साइड इसमें प्रयोगशाला तापमापी लिखेंगे और दूसरी साइड डॉक्टरी थर्मामीटर। तो इसमें अंतर क्या है अब वो देखते हैं। तो सबसे पहला है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो प्रयोगशाला तापमापी जो है इसका उपयोग प्रयोगशाला तथा कारखानों में अलग अलग वस्तुओं का ताप मापने के लिए होता है। तो इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं, कारखानों में करते हैं, अलग अलग चीज़ों का इससे तापमान नाप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है इसका उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए होता है, सिर्फ इससे इंसान के शरीर का तापमान नापा जाता है। सेकंड जो अंतर है वो है इसका परिसर प्रयोगशाला तापमापी का -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये इसकी रेंज है। तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर प्लस का 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नाप सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही तापमान नाप सकता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो ऊष्मा चालक है उनके 2 उदाहरण देने हैं, जो 2 ऊष्मारोधी हैं उनके उदाहरण देने हैं। तो ऊष्मा चालक है लोहा, तांबा, तो कोई भी धातु यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके अलावा भी। तो ये ऊष्मा के चालक हैं, ये आसानी से ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं। और ऊष्मारोधी जिसके अंदर से ऊष्मा नहीं जाती है तो वो है लकड़ी, प्लास्टिक। इसके अलावा भी जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं जिनसे ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है यहाँ पर, उनको पढ़ना है आपने। फर्स्ट है कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है? कोई चीज गर्म है तो उसकी जानकारी हम कैसे पता लगाते हैं, क्या चीज नापते हैं उसकी? उसके तापमान को नापते हैं, तो इसका हो गया तापमान। तो उसके तापमान से प्राप्त होती है हमें कोई वस्तु कितनी गर्म है। नेक्स्ट है उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं नापा जा सकता। तो कौन सी तापमापी से हम इसको नहीं नाप सकते? डॉक्टरी थर्मामीटर से या फिर प्रयोगशाला तापमापी से? तो उबलते हुए पानी का तापमान हम डॉक्टरी तापमापी से नहीं माप सकते क्योंकि उससे हम सिर्फ शरीर का तापमान नापते हैं। ताप को डिग्री डैश में नापते हैं। तो ताप को किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। तो इसका आंसर हो गया सेल्सियस। नेक्स्ट है बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को हम डैश कहते हैं। तो बिना किसी माध्यम के ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, उस तरीके को कहते हैं विकिरण। नेक्स्ट है स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। तो एक ठंडा चम्मच लिया स्टील का और गर्म दूध के बर्तन में आपने डाल दिया उसको, तो वो चम्मच दूसरे सिरे तक भी गर्म हो जाएगा। कैसे होगा? तो वो ठोस है, ठोस के अंदर जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन से होता है, यहाँ हो गया चालन द्वारा होगा। नेक्स्ट है हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो ऊष्मा ज्यादा कौन लेते हैं, हल्के रंग के या गहरे रंग के? तो आप जानते हैं हल्के रंग की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र जो होते हैं वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। गहरे यहाँ पर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कॉलम ए में दिए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है। तो यहाँ 2 कॉलम है, ये कॉलम ए कॉलम बी, इनको मिलान करना है। इसमें पहला जो है वो है थल समीर के बहने का समय। तो थल समीर कब बहती है? रात के समय। ये हमने समझा ही था जब हमने चैप्टर को अच्छे से समझा था, थल समीर और समुद्र समीर। तो रात के समय थल समीर बहती है और समुद्र समीर के बहने का समय दिन। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, तो गहरे रंग के कपड़े आप सर्दियों में पहनेंगे क्योंकि उससे ऊष्मा वो ज्यादा अवशोषित करते हैं, गर्म रहता है शरीर। हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में क्योंकि उसमें ऊष्मा कम अवशोषित होती है और उससे
हमें गर्मी कम लगती है। तो इस तरह से ये मिलान करने हैं। नंबर 5 है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। तो सर्दियों में एक मोटा कपड़ा पहने या उसी मोटाई के हम कई परतों का बना कपड़ा पहने तो ज्यादा गर्मी मिलती है, क्यों? तो उसका आंसर ये है, एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों से बने वस्त्र उसमें अधिक वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। इसलिए एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। तो हो क्या रहा है कि मोटा वस्त्र पहने एक, या उसकी अपेक्षा अगर कई परतों का बना वस्त्र पहने, मतलब एक से ज्यादा कपड़े हम पहने, पतले पतले ही पहने चाहे, तो उनके बीच हवा ज्यादा रुकी होती है, और हवा जो है वो क्या करती है, हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो इसलिए मोटा कपड़े की तुलना में उसी मोटाई के कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। ये लास्ट की जो लाइन है ये पूरी क्वेश्चन में से ही है, तो वही आपने लिख लेनी है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको चित्र दिया है। चित्र 4.13 देखना है आपने, और उसमें देखना है, बताना है आपने कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन या विकिरण हो रहा है। तो ये चित्र है आपके पास, इसमें हमने देखना है चालन कहाँ है, संवहन कहाँ हो रहा है और विकिरण कहाँ हो रहा है। तो आप जानते हैं कि चालन जो है ठोसों में होता है। तो ये जो बर्तन गर्म हो रहा है, बर्तन को ऊष्मा मिल रही है, वो ऊष्मा इस बर्तन में हैंडल तक जा रही है, ये चालन से जा रही है। तो यहाँ ये चालन हो रहा है। संवहन आप जानते हैं द्रवों में होता है, गैसों में होता है। तो यहाँ पर ये द्रव जो पानी है ये गर्म हो रहा है, तो ये किस विधि से हो रहा है, ये संवहन से। तो द्रव में अंदर पूरे में ऊष्मा जो फैल रही है वो संवहन विधि से फैल रही है। और ये जो आग है नीचे, इससे पूरा ये बर्तन और पानी गर्म हो रहा है, इससे जो ऊष्मा आगे जा रही है बर्तन में, पानी में, ये विकिरण से जा रही है। तो यहाँ पर ये विकिरण लिखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी कि सफेद पेंट किया जाए। तो घर की दीवारों पर जहाँ गर्म जलवायु है वहां पर सफेद पेंट करने के लिए कहा जाता है, क्यों? तो आप जानते हैं क्योंकि सफेद रंग जो है वो बाकी रंगों की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करता है, कम गर्मी लेता है वो, इसलिए घर के अंदर जो है वो ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। तो यही लिखना है आपने, क्योंकि सफेद रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए घर के अंदर तापमान में अधिक वृद्धि नहीं होगी, तो अंदर ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया और 50 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया, बराबर मात्रा में, दोनों को मिक्स कर दिया। अब तापमान कितना हो जाएगा, 80 या 50 से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, या 20 डिग्री सेल्सियस, या 30 डिग्री तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो आप जानते हैं जो कम ऊष्मा वाली चीज है उसमें ऊष्मा वो ग्रहण करता है अधिक ऊष्मा वाली चीज से। तो 30 डिग्री वाले पानी को 50 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के साथ मिलाया तो ऊष्मा 50 वाले से 30 में जाएगी। तो 30 वाला थोड़ा गर्म हो जाएगा और 50 वाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से जो मिश्रण बनेगा उसका तापमान 30 और 50 के बीच का होगा। तो इसका सही आंसर है घ। तो इस पर आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा? लोहे की गोली से जल की ओर जाएगी, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की ओर। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी या दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो अब यहां बताना है, अब देख रहे हैं दोनों का तापमान बराबर है, लोहे की गोली और पानी दोनों 40-40 डिग्री सेल्सियस के हैं। दोनों को अगर एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो ना एक से दूसरे में जाएगी ऊष्मा, ना दूसरे से पहले में, तो इसलिए कहीं नहीं जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ख, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की ओर। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया। तो आइसक्रीम है, ठंडी आइसक्रीम है, उसमें लकड़ी का चम्मच रखा है। तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा? चालन के कारण ठंडा हो जाएगा,
संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा? तो पहले तो ये देखो ठंडा होगा कि नहीं। अगर होगा तो फिर चालन, संवहन या विकिरण की बात आएगी। अगर नहीं होगा तो सीधा घ हो गया। तो आप जानते हैं कि लकड़ी का चम्मच है, लकड़ी ऊष्मारोधी है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा। तो इसलिए वो उसमें ऊष्मा नहीं जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ऊष्मा नहीं जाती है। तो इसलिए अगर वो उसको हम गर्म चीज में डालेंगे तो वो गर्म नहीं होगा, ठंडे में डालेंगे तो ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर है घ, ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्रायः कॉपर यानी कि तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कढ़ाई, डोंगा, उसमें नीचे से कॉपर या तांबे का लगाया होता है, वो क्यों लगाया जाता है? तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, उससे मजबूत बन जाता है वो, या कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, या स्टेनलेस इस्पात जो है ये स्टील, उसकी अपेक्षा ये तांबा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है, या स्टेनलेस इस्पात जो है इसकी अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान होता है। तो तांबे की तली इसलिए नहीं लगाई जाती कि वो मजबूत हो जाए, देखने में सुंदर लगे, या उसको साफ करना आसान हो जाता है। इसलिए लगाया जाता है ताकि खाना जल्दी पके, क्योंकि तांबा जो है वो ऊष्मा का स्टील से ज्यादा अच्छा चालक है, इसलिए उसमें खाना जल्दी बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ग, ये ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू। इसको आपने फेयर नोटबुक में नोट करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।